द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। सरकार की उपलब्धियों का किया लेखा जोखा पेश। कहा, सरकार ने देश हित को सदैव रखा सर्वोपरि। बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण किया गया पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रखा सदन के पटल पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के वर्ष 2023-24 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा ध्यान। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की कल हुई शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, इन खेलों ने गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का दिया मौका। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की आज शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। सरकार ने लगभग 9 वर्षों में आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ छोटे किसानों को मजबूत करने का प्रयास जारी है और डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का कार्य भी किया जा रहा है। जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट पर न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कल पेश होने वाले बजट में भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा ध्यान दिया जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी है।
तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा पेश की। उन्होंने सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा। आर्थिक समीक्षा में सरकार की ओर से पिछले एक वर्ष के अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार इसमें मौजूदा प्रमुख चुनौतियों को अनुमान लगाती है और उसके संभावित समाधान देश के सामने रखती है। सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था में तेजी से बात कही गई है। सर्वे में कहा गया है कि ऊंची घरेलू मांग और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण 2023 और 24 में अर्थव्यवस्था में 6 से 6.8% की दर से वृद्धि का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 4.5% की औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष में 7% की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है। यह दर दिसंबर में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित दर 6.8% से भी अधिक है। 7% की आर्थिक वृद्धि दर को देश में आर्थिक रफ्तार को तेज होने के प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। गुरुग्राम के स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विश्राम घर में उद्योग और सेवा क्षेत्र में संबंधित हितधारकों के साथ वर्ष 2023-24 के आम बजट से पूर्व परामर्श के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने से देश में विदेशी मुद्रा आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हमारी कैसे अगले साल में और ज्यादा बढ़े, हमने एक थोड़ा उनके सामने सुझाव रखे हैं। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिक स्तर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सके, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है, ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष को देखते हुए आगामी बजट में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी उन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा जो मोटे अनाज से अपने उत्पाद तैयार करेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों और ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास हो। वो फूड आइटम्स का हमको यही उपलब्ध होता है, उसमें विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी, ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे। इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती है, कुछ सब्सिडीज की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेस होती है डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे। देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। कल शाम केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ हुआ। 13 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इस बार के खेलो इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को भी पहली बार शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में खेलों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इन खेलों ने गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया है और स्थानीय खेल और प्रतिभा के
जरिए यह बच्चे अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया के बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। की भी अनुमति इसके लिए मिल गई है और 3200 करोड़ रुपए का खेलो इंडिया योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले शायद ही दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो कि अपने खिलाड़ियों से बात करता हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं बार बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है और उनके आने पर उनका स्वागत अभिनंदन करने का काम भी किया है। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रतिष्ठा जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह लोगो का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए और जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और अधिक जानकारी mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ कल विचार विमर्श किया। प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग अलग समावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विकास जैसे विषय शामिल होने चाहिए। प्रसारण सेवा पोर्टल पर स्मारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिछले साल नवंबर में मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। सिरसा जिले के दादू और केवल गांव में पुलिस की ओर से नशा तस्करों द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए मकान को बुलडोजर की मदद से गिराया गया। पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अर्पित जैन ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए जिला पुलिस द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह कार्रवाई की गई और नशे का कारोबार करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो नशा तस्कर हैं जिन्होंने पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, कालावली क्षेत्र में उनकी प्रॉपर्टी को हमने डेमोलिश किया है, जिसमें गांव दादू के 2 नशा तस्कर थे और गांव केवल के 2 थे और लगभग 10 कनाल जो है ज़मीन थी जिसपे कि इनके घर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं या बाउंड्री वॉल्स थी। तो उसको आज डेमोलिश किया गया है और पंचायती विभाग के सहयोग से और भी हम इसमें जो है आगे कार्रवाई करते रहेंगे। हमारी अगली भी लिस्ट तैयार है और शीघ्र ही जो भी उसमें प्रॉपर प्रोसीजर एज पर लॉ वो पूरा करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें डबवाली के तहसीलदार भुवनेश कुमार ने बताया कि गांव दादू निवासी नशा तस्कर इकबाल सिंह ने करीब 4 कनाल और दादू निवासी कुलदीप उर्फ कालू ने भी लगभग 4 कनाल पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना रखे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया गया है। गांव दादू में 2 व्यक्ति इकबाल सिंह पुत्र नसीब सिंह और कुलदीप उर्फ कालू पुत्र बलविंदर सिंह, ये नशा तस्कर इनके मकान को गिराने के लिए ये आज हमें आदेश प्राप्त हुए थे जिला प्रशासन द्वारा। मेरी सभी क्षेत्र निवासियों से, जिला निवासियों से ये अपील है कि नशे को समूल चूल रूप से उखाड़ फेंके। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ के NCI एम्स बाड़सा की विकास योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अस्पताल परिसर को एक मिनी सिटी के तब्दील करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए ताकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूलों और अन्य संस्थानों आदि सहित सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इसके लिए सभी संबंधित विकारों के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द इस संस्थान का दौरा कर प्रस्ताव तैयार करने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि बाड़सा एम्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से NIC एम्स से ISBT दिल्ली, मेट्रो स्टेशन एम्स बादली, नजफगढ़ और रोहतक आदि के लिए रोडवेज बसों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए।
सूचना लोक संपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण करने के उपरांत एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और सूचना लोक संपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद थे। प्रचार सलाहकार ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के कार्यों के लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का काम किया जाएगा ताकि आम जन को विकास कार्यों और योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। इस सरकार ने, सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने लगातार जनता की सेवा का काम करने का काम किया है और इन नीतियों को, जो कि मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने मुझ पे जो विश्वास जाहिर किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी और बाकी सारी कैबिनेट ने, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ये योजनाएं और जो जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाने का, ताकि उनको लाभ मिल सके। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।